नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है बेटे और बहुओं को सबक। यह कहानी है श्यामलाल और उनके बेटों की। श्यामलाल को 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा आनंद, छोटा बेटा मनोज और बेटी कोमल। श्यामलाल ने अपने तीनों बच्चों की शादियां करा दी थी। बेटी पास ही के गांव शादी करके गई थी। श्यामलाल के दोनों बेटे पढ़े लिखे थे, तो उन दोनों ने अपना गांव छोड़कर अपनी अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर में घर बसा लिया। अब गांव में श्यामलाल और उसकी बीवी कौशल्या ही अकेले रहते थे। दोनों पति पत्नी अपने बेटे और पोते पोतियों को बहुत याद करते थे, पर जब भी वह बेटों को आने के लिए कहते तो दोनों बेटे कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। कहानी की शुरुआत तब होती है जब आनंद और मनोज को पता चलता है कि उनकी माँ कौशल्या की मौत हो चुकी है। एक दिन मनोज की उनके गांव के केशव चाचा से मुलाकात होती है। केशव चाचा मनोज से कहते हैं, बेटा, बड़ा दुख हुआ तुम्हारी माँ के देहांत के बारे में सुनकर। वैसे तो मैं तुम्हारे परिवार के साथ मिलकर इस दुख में शामिल होना चाहता था, पर घर में बिटिया की शादी थी, सो मैं आ नहीं पाया। केशव चाचा की बात सुन मनोज का चेहरा स्याह हो गया। सकपकाकर उसने नजरें झुका ली। केशव चाचा अब भी उससे हैरत से घूर रहे थे। तो तुम्हें अभी तक समाचार नहीं मिला? वह बोले, नहीं नहीं, अजीब बात है। मन ही मन बुदबुदाकर उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोक उसमें अपना सामान जमाया। खैर, अभी तो मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन का समय हो रहा है। 11वें पर वहीं मिलूंगा, धीरज रखना। और उसकी पीठ थपथपाई। वह रवाना हो गए। मनोज कुछ क्षण बुत बना खड़ा रहा। उसे अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा था। पीछे एक कार ने हॉर्न दिया। विचारों के भंवर से बाहर निकल मनोज ने स्कूटर स्टार्ट किया और उदास मन से घर की तरफ मुड़ गया। उससे अचानक आया देख पूजा घबरा उठी। पानी का गिलास थमा चिंतित स्वर में पूछने लगी, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर दफ्तर से इतनी जल्दी कैसे लौट आए? पूजा मनोज का कंठ सूख गया। माँ नहीं रही। ओह, कब, कैसे? 6 दिन हो गए हैं। क्या? वह लगभग चीख पड़ी। 6 दिन हो गए और हमें अभी तक खबर तक नहीं? किसने कहा आपसे? केशव चाचा ने। यहाँ किसी काम से आए थे, अकस्मात बाजार में मिल गए। मगर? पूजा अचकचाई। अजीब बात है, आपकी माँ और आपको ही खबर नहीं? बड़े भैया का भी फोन नहीं आया। क्या उन्हें भी खबर नहीं मिली होगी? लगता तो यही है। भारी मन से फोन उठा उसने आनंद भैया को फोन लगाया। खबर सुनकर आनंद को भी बेहद आश्चर्य हुआ। कमाल है, इस बात की सूचना क्यों नहीं दी गई हमें? आजकल तो गांव-गांव में एसटीडी की सुविधा उपलब्ध है। कहीं केशव चाचा को गलत समाचार तो नहीं मिला? आनंद बोला, नहीं भैया, छोटी बुआ जी ने स्वयं उनको फोन किया था। केशव चाचा की बेटी की शादी 8 दिन पहले थी, इसलिए दाह संस्कार व उठावने में नहीं जा पाए। कह रहे थे अब 11वें पर जाएंगे। मनोज बोला, अब भी समझ में नहीं आ रहा है। आनंद बौखलाया। सगी माँ का देहांत हुआ और बेटों को ही खबर नहीं। पूरा हफ्ता बीत गया। तुमने गांव फोन लगाया? किसको लगाता? वहां किसी का नंबर भी तो मालूम नहीं। आपको मालूम है? नहीं। फिर इस खबर की पुष्टि कैसे करे? दीदी को फोन लगाकर पूछे। हंसेंगे नहीं वो लोग हम पर? ऐसा करते हैं, कुछ सोचकर आनंद ने उसे फोन रखने को कहा। दूसरे ढंग से पूछते हैं। और मनोज के फोन रखने के बाद आनंद ने अपनी पत्नी हेमा को कुछ समझाया। फिर हेमा ने आनंद की बहन आरती को फोन लगाया और उधर से फोन उठाने पर हेमा ने पूछा, हेलो, बिजनौर वाली आरती है?
मैं उसकी सहेली संजना यहाँ आई थी, सोचा मिल लूं। हेमा को सामने से पता चला कि आरती अपनी माँ के देहांत होने पर अपने मायके में है और 13वीं के बाद ही लौटेगी। इतना सुनने के बाद नमस्ते कहकर हेमा ने फोन रख दिया। आनंद सिर पकड़ बैठ गया। खबर सच्ची थी, मगर उन्हें मिली क्यों नहीं? सब रिश्तेदार को मिल गई, सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई। सगे बेटों को दाह संस्कार के बाद उठावने पर सारे रिश्तेदार आए होंगे। उस दिन भी दोनों बेटों को जब अनुपस्थित पाया होगा तो उफ, कितनी छिछालेदर हुई होगी। अपने आप को अपमानित महसूस कर आनंद की गर्दन झुक सी गई। मनोज को फोन से सूचित कर वह जाने की तैयारी में जुट गया। 3 घंटे बाद की ट्रेन थी। 10 घंटे का सफर था। रास्ते पर इसी उधेड़-बुन में रहता रहा। सीट पर बेचैनी से पहलू बदल रही हेमा ने नथुने फुलाते हुए आशंका प्रकट की। मुझे तो गहरी साजिश लगती है। कैसी साजिश? माजी के गहने हड़पने की। मैं समझा नहीं। अरे सीधी सी बात है, हम सब पहले पहुंच गए होते तो माजी के गहने हम दोनों बहुओं में बंटते, लेकिन अब न पहुंचने पर कब्जा कर लिया होगा किसी ने। किसने? उसी ने जो हफ्ते भर से आकर जमी बैठी है। गिरना से हेमा का सर विशैला हो गया। आनंद ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाए विचारों के भंवर में डूबता उतरता रहा। अगले दिन प्रातः 8 बजे के लगभग दोनों अपने गांव पहुंचे। श्यामलाल बाहर बैठक के एक कोने में उदास गमगीन बैठे थे। सामने रिश्तेदार भी शोकाकुल बैठे थे। रिक्शे से उतर आनंद ने सूटकेस एक तरफ रखा और पिता श्यामलाल की गोद में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगा। कैसे हो गया ये सब? हमें खबर तक नहीं मिल पाई। श्यामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। दीवार से सिर टिकाए आंखें मूंद होठों को कसकर बीच लिया। उनके जोरदार चेहरे पर दर्द की असंख्य लकीरें स्पष्ट दिख रही थी। उधर हेमा रिक्शे से उतर अंदरूनी कक्ष में जा अपने आर्त विलाप में पूरे घर को गुंजाने लगी। दीदी से लिपट फूट फूट कर रोते हुए उनके कंधे को तर कर दिया उसने। 5 मिनट तक दोनों आनंद और हेमा का यह करुण विलाप चलता रहा। फिर पिता की गोद से सिर उठा आनंद ने भीगे स्वर में उल्हाना दिया। आजकल तो इतने सावधान हो गए हैं, हमें फोन तो करवा देते। करवा तो देता, मगर फिर सोचा कोई फायदा तो नहीं है। क्यों? मुझे लगा क्या पता इस बार भी तुम्हें छुट्टी मिलने में दिक्कत आ जाए। आनंद को यूं लगा मानो बड़ी महफिल में नंगा कर जूते जड़ दिए हो उस पर। सकपकाते हुए सिर पिटाकर हकलाने लगा। आपने ऐसा कैसा सोच लिया? मरने की खबर सुनकर तो हम हर हाल में आते। और जीते जी बात काटते हुए श्यामलाल का कंठ हठात रूठ गया। आनंद कुछ न कह सका। उसके लिए मुंह छुपाना दुश्वार हो गया। श्यामलाल से ऐसे आक्रामक रुख की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। श्यामलाल ने एक ही बार में उसका संपूर्ण जीवन चरित्र उड़ेल कर रख दिया था। वहां बैठे 5 रिश्तेदार होठों पर मुस्कान रोक मन ही मन आनंद की स्थिति का मजा लेने लगे। आनंद के लिए वहां बैठना असह्य हो गया, मगर उठकर जाता भी कहाँ? क्या घर छोड़कर वापस चल देता? उसी समय मनोज और पूजा का रिक्शा रुका। पूजा रोती हुई अंदर चली गई। मनोज पिता के गले से लिपट स्वर्गीय माँ को याद कर रोने लगा। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और कंठ गम से अवरुद्ध। बस स्वर में हाय माँ, ओए माँ का विलाप करता रहा। कुछ मिनट रोने के बाद उसने हिचकियां लेते हुए पिता को उल्हाना दिया। खबर तो करनी थी हमें, कैसे करता? बात काट श्यामलाल ने अपनी लाचारी बताते हुए कहा, मैं अकेला बूढ़ा दाह संस्कार का इंतजाम करता या तुम्हें फोन करने जाता। किसी को भी कह देते। ऐसे वक्त तो हर कोई सहयोग करने आ जाता है। बस कहने की बातें हैं बेटा। ठंडी सांस लेते हुए श्यामलाल ने सवालिया निगाहों से कहा, आज के जमाने में लोगों को अपनों के लिए समय नहीं मिलता तो परायों के लिए कौन खटता है?
मनोज सकपका गया। वह समझ नहीं पाया कि पिता वास्तव में जमाने की शिकायत कर रहे हैं या बेटों पर कटाक्ष। अचकचाकर उनका मुंह देखता रह गया वह। श्यामलाल मुंह फेर बाहर सड़क की तरफ देखने लगे। मनोज के लिए वहां बैठना असह्य हो गया। रिश्तेदारों की मुख मुद्रा तो उसने पहले ही बाप ली थी। वे सब दबी छुपी व्यंग्यात्मक मुस्कानों से उसकी स्थिति का आनंद ले रहे थे। मनोज के तन बदन में आग लग गई। मन तो हुआ पिता से पूछे कि माँ के मरने पर 6-7 घंटों के अंदर सारे रिश्तेदार आ गए थे। किसने किए थे इन सबको फोन? क्या इसी तरह हमें भी फोन नहीं किया जा सकता था? किंतु पूछने की हिम्मत ना कर सका। वहां उसका अब दम घुटने लगा था। आरती दीदी से मिलने का बहाना बनाकर वह उठा और पीछे पीछे आनंद भी चल दिया। अंदर आरती दोनों बुआओं के संग किसी कार्य में व्यस्त थी। हेमा पूजा एक कोने में बैठी थी। कमरे में प्रवेश करते वक्त मनोज ने सोचा, आरती दीदी दोनों भाइयों को देखते ही दौड़ती हुई उनके गले लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ेगी। फिर दोनों भाई उसे सांत्वना देंगे। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरती ने एक क्षण के लिए उचटती नजर पर डाली और फिर अपने काम में व्यस्त हो गई। दोनों बुआओं ने भी आरती का अनुसरण किया। आनंद और मनोज कट कर रह गए। चारों को एक एक पल काटना दुर्भर हो रहा था। कुछ समय तक माँ के बारे में इक्का दुक्का प्रश्न पूछते रहे। फिर स्नाना आदि करने का बहाना कर चारों वहां से भी उठ खड़े हुए। जाने के बाद एक लंबी सांस ले आरती ने काम बीच में छोड़ दिया और पिता द्वारा बताई अपनी माँ की उस आखिरी रात को सोचने लगी। रात के लगभग 1 बजे कौशल्या को घबराहट होने लगी। श्यामलाल डॉक्टर को बुलाने जाने लगे तो कौशल्या ने कसकर हाथ पकड़कर रोक लिया। श्यामलाल ने हाथ छुड़ाकर जाना चाहा, लेकिन कौशल्या ने पुनः रोक लिया। वह अस्फुट टूटे स्वरों में कुछ बड़बड़ा रही थी। संभवतः उन्हें आभास हो गया था कि बिछुड़ने की बेला आ गई है। वह नहीं चाहती थी कि अंत समय में जब प्राण निकले तो पति भी सामने न रहे। श्यामलाल इधर डॉक्टर को बुलाने जाते, उधर उनके प्राण। अवश्य श्यामलाल को रुकना ही पड़ा। कौशल्या की ऊर्ध्व सांस चलने लगी थी और श्यामलाल बेबसी से अपनी जीवन संचरी की मौत के मुख में जाते देख रहे थे। बड़ा पूरा परिवार है। 2-2 कमाऊ बेटे बहू हैं, पोते पोतियां हैं, मगर साथ रहने वाला कोई नहीं। काश इनमें से भी कोई एक यहाँ होता। बाबा तरेक में उनके नेत्र छलछला आए। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने अपने मन को स्थिर किया और ठाकुर जी की मूर्ति के पास रखी गंगाजल की शीशी व तुलसी उठाई। फिर तुलसी के पत्ते कौशल्या के मुंह में रख चम्मच से गंगाजल पिलाने लगे। बेटों से एक बार मिल लेने की कसक कौशल्या जी के मन को अंतिम क्षणों तक चुभ रही थी। श्यामलाल ने पिछले माह दोनों को फोन किया था, किंतु बेटों को आने की फुर्सत ही नहीं मिली। यह आस मन में संजोए लगभग 10 मिनट वे श्यामलाल की बाहों में तड़पती रही। अंतिम सांस निकलने से पूर्व उन्होंने हाथ बढ़ा श्यामलाल के चरणों का स्पर्श किया। सामने ठाकुर जी को निहारकर हाथ जोड़ प्राण त्याग दिए। श्यामलाल अपनी जीवन संगनी की निष्प्राण काया कलेजे से चिपकाए फूट फूट कर रो पड़े। श्यामलाल का कलेजा मुंह को आने लगा। वे अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे थे। इतना बड़ा घर, 2-2 बेटे बहुए, पोते पोतियां, मगर उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। लोगों को पैसे की कमी के कारण इलाज नहीं मिलता। यहाँ औलादों की विमुखता के कारण पैसा होकर भी नहीं मिल पाया। मानो मौत अटल रहती है, मगर कुछ खटपट तो की जा सकती है। क्या फायदा 2-2 बेटों के होने का? इससे तो पुत्रहीनता बली। और ऐसे ही उद्देल क्षण में उन्होंने वह कठोर निर्णय लिया। आंसू पोंछ कौशल्या की निष्प्राण काया पर चादर ओढ़ा गमले में
से 2 पुष्प तोड़ उन पर चढ़ाए और दरवाजा खोल घर के बाहर आए। वहीं पास ही की एक एसटीडी से अपनी बेटी और अपनी छोटी बहन को फोन पर कौशल्या की मौत के बारे में सूचना दे दी। अपनी छोटी बहन को उन्होंने सख्त ताकीद कर दी, दोनों बेटों और उनकी ससुराल को छोड़ बाकी सब रिश्तेदारों को सूचित कर देना। हतप्रभर रह गई उनकी बहन, उआपोह करने लगी, लेकिन श्यामलाल ने कसम मुंह बंद कर दिया। उनकी छोटी बहन पास ही के गांव में रहती थी। 1 घंटे में अपने पति के साथ वह मोटरसाइकिल से आ गई। आते ही श्यामलाल के गले लग फूट फूट कर रो पड़ी। श्यामलाल के मन की पीड़ा रोके नहीं रुक रही थी। वे भी बच्चों के समान बिलखने लगे। छुटकी, एकदम अकेला रह गया हूँ मैं। छोटी बहन और उनका पति श्यामलाल को बाहों में बीच डांडस बंधाते रहे। 2.5 घंटे बाद आरती भी अपने पति व बच्चों के संग आ गई। धीरे धीरे कर श्यामलाल जी के सारे रिश्तेदार और उनकी बड़ी बहन भी आ गई। सारे रिश्तेदारों ने उन्हें खूब समझाया कि बेटों के रहते कोई और अग्नि क्यों देगा, पर श्यामलाल ने कहा, जीते दी क्या कम जला चुके हैं वे इसे, अब मरने के बाद क्या फर्क पड़ता है, कौन फूंक रहा है। श्यामलाल ने 2 टुक शब्दों में इनकार कर दिया। श्यामलाल जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। प्रातः 10 बजे तक और रिश्तेदार भी आ गए थे। 11 बजे महायात्रा आरंभ हुई। उन्हें मुखना श्यामलाल ने स्वयं दी। शाम हो गई थी। गरुड़ पुराण का पाठ करने के लिए पंडित जी पधार चुके थे। घर के परिजन रिश्तेदार बैठक पे अंदरूनी कक्ष में आकर बैठ गए। आनंद एक कोने में जाकर सिर झुकाकर बैठ गया। उसका चित्त बेहद अशांत था। मस्तिष्क में विचारों के अंदर चल रहे थे। श्यामलाल के मात्र एक निर्णय ने उसके व मनोज के व्यक्तित्व का एक एक तिनका उड़ा दिया था। दोनों रिश्तेदारों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। समस्त रिश्तेदारों को मालूम हो चुका था कि पिताजी ने स्वयं ही दोनों बेटों व उनके ससुराल वालों को समाचार देने से मना कर दिया था। न कहते हुए भी सब समझ गए थे। श्यामलाल यही नहीं रुके। उन्होंने रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले शोक पत्र पर भी सिर्फ अपना ही नाम दिया, बेटों का नहीं। ये पत्र रिश्तेदारों में हर एक के यहाँ पोस्ट हुए। बस नहीं हुए तो आनंद और मनोज व उनकी ससुराल में। गलानी से आनंद की गर्दन झुक गई। उसके सम्मुख अभी एक बारी समस्या और थी, माँ का 12वां। 3 दिन बाद 12वें पर पुनः समस्त रिश्तेदारों का जमघट होने वाला था। कैसे करेगा वह सबका सामना। रिवाज के मुताबिक उस दिन मृतक के बेटे को पगड़ी बनती है। श्यामलाल ने इस रस्म के लिए भी स्पष्ट इनकार कर दिया था। इसके बदले उन्होंने सत्यनारायण भगवान की कथा रखी थी। आनंद और मनोज ने अपने पिता को खूब समझाया, पर श्यामलाल ने कहा, पगड़ी उसे बनती है जिसने जीते जी सेवा की हो। जब सेवा की ही नहीं तो उल्टे जी चुराए हो तो क्या मतलब है बेफिजुल ढोंग करने से। पिता के इस निर्णय के बाद दोनों चुपचाप एक कोने में बैठ गए। थोड़ी देर बाद आनंद ने अपने व मनोज के ससुराल वालों को खबर कर दी। संक्षिप्त में पिता की नाराजगी भी बतला दी। रियायते हुए गुहार की कि किसी तरह पगड़ी के लिए राजी करवा ले। अगली सुबह हेमा और पूजा के माता पिता आए और हाथ जोड़ माफी मांगी, अनुनय विनय भी की। श्यामलाल के मुख पर अकड़ के कोई चिन्ह नहीं थे। वे आत्मीयता पूर्वक उन्हें आश्वस्त करने लगे। आप व्यर्थ सोच विचार कर रहे हैं साहब, मेरे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत नहीं है। फिर हमसे क्या नाराजगी रही, हमें खबर ही नहीं की। ऐसा है। श्यामलाल के चेहरे पर कूटनीतिक मुस्कान उभरी। जिनके पत्र आते रहते थे उनके नंबर थे मेरे पास। हड़बड़ी में वहीं खबर करवा सका। दोनों समधी कटकर रह गए। श्यामलाल ने बेहद सादगी से उन्हें उल्हाना जो दे दिया था। एक क्षण चुप रह बड़े समधी ने बात संभालनी चाहिए। इन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार रखा,
हमें तो सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था। आप यदि एक बार भी पत्र डाल देते। अरे, मैं तो समझता रहा आप सब जानते होंगे। नहीं, मामला संभलता देख बड़े समधी में कुछ उत्साह जागा। हमें आभास तक नहीं था। अजीब बात है, श्यामलाल का स्वर थोड़ा बर्रा गया। बहुएं हर साल छुट्टियों में मायके पहुंच जाती थी। आपने कभी पूछा नहीं कि वे सास ससुर के पास कब जाती है? सास ससुर की इच्छा नहीं होती अपने पोते पोतियों से मिलने की? दोनों संबंधी और उनके परिजनों को काटो तो खून नहीं। श्यामलाल ने कितने संक्षिप्त शब्दों में बहुओं की सेवाहीनता का दुखड़ा बयान कर दिया था। सबके सिर झुक गए। श्यामलाल की रूंधी आवाज अब थरथराने लगी थी। समधी जी, बेटी से माँ बाप यह तो जरूर पूछ लेते कि सास ससुर का व्यवहार कैसा है, लेकिन कभी ऐसा क्यों नहीं पूछते तुम्हारा व्यवहार उनके प्रति कैसा है? समधियों के दिलो दिमाग में सैकड़ों घंटे बजने लगे। वे तो उल्टे खुश ही होते कि उनकी बेटी को कोई झंझट नहीं है, स्वतंत्र है अपनी गृहस्थी में। लेकिन यदि उनकी बहू भी इस तरह का स्वतंत्र रहना चाहे तब वे काँप उठे। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद दोनों समधियों ने अपने अपने अश्रुपूर्ण चेहरे ऊपर उठाते हुए कहा, अपनी बेटियों के व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अब वे ऐसा कदापि नहीं करेंगी। खैर, इसे आजमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। श्यामलाल ने आदरपूर्वक उनके कंधों को थपथपाया। मैंने दूसरे इंतजाम कर लिए हैं। और 12वें के दिन इन इंतजामों का खुलासा हुआ। कथा आरंभ होने पर श्यामलाल के बड़े जीजाजी ने घोषणा की, यह मकान श्यामलाल ने हाई स्कूल के छात्रावास के लिए दान कर दिया है। इसमें 15 छात्र रह सकेंगे। कौशल्या जी के गहने बेच श्यामलाल ने स्कूल में संयुक्त नाम से एफडी करवा दी है। छात्रों से किराया और एफडी का ब्याज स्कूल व श्यामलाल की देखभाल अच्छी तरह कर लेगा। उनके बाद यह सब स्कूल का हो जाएगा। सुनते ही दोनों बहू बेटे शर्म से गड़ चुके थे। बेटों और बहुओं ने उनकी जिंदगी में जो अंधेरा किया था, उसके लिए श्यामलाल ने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? श्यामलाल ने जो फैसला लिया था वह सही था या गलत? आप उनकी जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।